नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो है आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हिंदू सनातन एकता यात्रा है उस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और चर्चाओं का बाजार गर्म इसलिए है क्योंकि इस यात्रा का कहीं कहीं समर्थन हो रहा है और कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध जो है मध्य प्रदेश में दलित पिछड़ा संगठन समाज के जो अध्यक्ष हैं दामोदर सिंह यादव, वो लगातार इस यात्रा को असंवैधानिक बता रहे हैं। हम सीधे दामोदर सिंह यादव जी के पास चलेंगे और जानेंगे आखिर वो इस यात्रा को असंवैधानिक क्यों बता रहे हैं। सर, वन इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा को असंवैधानिक क्यों बता रहे हैं? देखिए, हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल में प्रस्तावना में भी लिखा है कि हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष रहेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष होने के नाते अगर इस राष्ट्र को कोई एक धर्म का बनाने की कोशिश करता है या मांग करता है या उसके लिए एक्शन करता है तो निश्चित रूप से वो असंवैधानिक काम कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही ये घोषणा की थी तो तभी हमने ये बयान दिया था कि अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकलेंगे तो फिर हम उनका विरोध करेंगे। तो इसीलिए हम विरोध करने के लिए इस पर आगे बढ़े। दूसरा और एक और यात्रा में जो बड़ी दिक्कत है उनकी वो ये है कि वो इस देश के जो बहुसंख्यक धर्म है उसको डराने का काम कर रहे हैं, उसको भयभीत करने का काम कर रहे हैं, ये कह के कि अगर आप आज नहीं जागे तो 20 साल बाद आप अल्पसंख्यक हो जाओगे। और जो अल्पसंख्यक हैं मतलब उनका इशारा इस्लाम की तरफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं वो 20 साल बाद टोपी टोपी तुमको देश में दिखाई देगी, ना तुम सुरक्षित बचोगे ना तुम्हारे बच्चे सुरक्षित बचेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि दोनों ही चीज़ें, एक तो है सांप्रदायिकता फैलाने का उनका उद्देश्य और दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाना गैर संवैधानिक है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और उनके जो मानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा है। अगर हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा है तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी इसी वक्त आज शाम तक ये बयान दे दें कि जो उन्होंने एजेंडा जारी किया है, जो उन्होंने संकल्प लिए हैं 7 या जितने भी संकल्प हैं, उसमें सेकंड ही नंबर पे लिखा है पहला यमुना नदी की सफाई करना। मैंने कहा जरूर करिए, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, मैंने कहा सब करिए, लेकिन सेकंड नंबर पे उन्होंने लिखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये उनकी डिमांड है। तो फिर ये हिंदू एक करने की बात कहाँ से आ गई, पहली चीज़। दूसरी, अगर वो हिंदुओं को भी एक करना चाहते हैं भाई, तो सबसे पहले अपने बुंदेलखंड में के वो रहने वाले हैं और छतरपुर ज़िले के रहने वाले, मैं तो ये कहूँगा वो छतरपुर ज़िले से ही इसकी शुरुआत करें कि वहाँ का हिंदू अलग क्यों है उनसे। जैसे हिंदू कैसे अलग है, अलग अलग टुकड़ों में है। अगर किसी दलित व्यक्ति को पेशाब तक चटवाई जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री चुप रहते हैं। अगर किसी कुसबा बच्चे को मंदिर में ही पैर धुलवा के और पानी पिलवाया जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री चुप रहते हैं। कटनी में किसी दलित के साथ, कहीं पे किसी कुर्मी के साथ, कहीं किसी लोधी के साथ, कहीं यादव की चोटी काट दी जाती है तो भी धीरेन्द्र शास्त्री चुप रहते हैं। तो कैसे हिंदू एक करेंगे, कैसे हिंदू एक करेंगे? हिंदू हिंदू भाई भाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई हैं तो एक दूसरे को जातिगत आधार पर इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये कथाएँ पढ़ना, व्यास गद्दी पे बैठना धीरेन्द्र और उन्हीं की जाति का हक होगा? क्या कोई और विद्वान नहीं बैठ सकता? वो तो अपनी कथाओं में यही कहते हैं कि ब्राह्मण को अधिकार है आशीर्वाद देने का। हाँ, तो अगर वो ये कहते हैं तो वो पाखंडवाद, मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति जिसके सैकड़ों लाखों हजारों फॉलोवर्स हों, अगर वो ऐसी बात करेगा तो वो आदमी तो फिर खुलेआम जातिवाद फैलाने की काम कर रहा है। और अगर ने का काम करेंगे तो ये भी एक अपराध है। मेरे नज़रिए से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी 4-5 अपराध लगातार कर रहे हैं कानूनी रूप से अगर हम देखेंगे तो, और कोर्ट में भी ये हम सिद्ध करेंगे। पहला अपराध तो वो यही कर रहे हैं कि जाति आडंबर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भी एक अपराध है हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से। दूसरा, वो जाति की बात करते हुए कहते हैं अरे छूत अछूत दूर हो नहीं तो हम अछूत हो जाएं। ये जो उनका वीडियो आपने देखा होगा तो वो छुआछूत भी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भी कानूनी रूप से एक अपराध है। अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये भी कानूनी रूप से एक अपराध है। अगर वो देखा जाए तो वो जो सांप्रदायिकता फैलाने वाला भाषण दे रहे हैं हिंदुओं को डराने और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का, वो भी एक अपराध है। और मुझे जो ठटरी बार के और गाली देते हुए धमकी देने का काम किया वो तो एक अपराध बनता ही है। तो अभी 5-5, 6-6 अपराध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कर रहे हैं। जब इतने सारे आप उनकी यात्रा को लेकर तमाम मतलब इस तरह के बता रहे हैं कि असंवैधानिक है, मतलब अपनी हेड स्पीच का उपयोग करते हैं,
और तो इस तरह की यात्रा को फिर परमिशन कैसे मिल जाती है? देखिए, सत्ता का संरक्षण भाई उनको है, और मैं मानता हूं कि जिस दल की सत्ता है वो मनु विधान को लागू करने में विश्वास रखती है। भारत के संविधान मानना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन वो एक टेस्ट कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में, एक पत्थर फेंक के देख रहे हैं कि तालाब में कितना पानी में हलचल मचती है। अगर इस पे हम जैसे लोग नहीं चिल्लाना शुरू किए, नहीं लड़ना शुरू किए, तो वो मनु विधान भी लागू करने का सपना देखने लगेंगे। और इसलिए चूंकि उन्हीं के एजेंडे पे धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को किसी परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है, उल्टी उनको सुरक्षा और दी जाती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो जो यात्रा निकाल रहे हैं बिना परमिशन के लिए? मेरा तो मानना यह है कि परमिशन अगर मिली भी होगी, मैंने ये पता नहीं किया, लेकिन मिली भी होगी तो सरकार जिनकी है तो वो परमिशन दे देंगे। भाई देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ लोकल प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी कि नहीं, मुद्दा यह है कि वो जिस मुद्दे को निकाल रहे हैं वो गैर संवैधानिक है कि नहीं, इस देश की एकता अखंडता को चीर-चीर करने वाला है कि नहीं। अगर यह है तो मैं तो कहता हूँ अमित शाह जी से मांग करूंगा, केंद्र सरकार को ये रोक लगा देना चाहिए इस यात्रा पर। आज मैं अमित शाह जी का एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे नहीं, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का सम्मान होगा। तो सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेज दो। उन्हीं की पार्टी के नेता तो तमाम पूर्व सीएम हो या फिर सीएम की बात भी कह लें, उन्हीं की कथाओं में पहुंचते हैं, यात्रा में भी शामिल होंगे। भाजपा के नेता वीडियो जारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री आप बता रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री जी कुछ कहेंगे, गृह मंत्री जी कुछ कहेंगे, लेकिन नीचे का एक्शन जो है वो ये दिखाता है कि ये नागपुरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री भी जाते हैं, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी छोटा भाई कह दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं गए वहां पे और उन्होंने छोटा भाई कहा। अब मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जरा अपने छोटे भाई को ये तो समझाओ कि गैर संवैधानिक काम, सड़कों पे 3-3 लाख लोगों को निकलना और हिंदू राष्ट्र की मांग करना, तो ये तो संविधान को तोड़ना, संविधान को नुकसान पहुंचाना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप यात्रा का ही विरोध कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्ची निकालते हैं, जो मतलब आप जो पाखंड बता रहे हैं उसका भी विरोध है? क्योंकि आप धीरेन्द्र शास्त्री को तो कई साल हो गए ये दिव्य दरबार लगाते हुए, लेकिन आपका विरोध अब नजर आ रहा है। देखिए, हमारा विरोध इसलिए शुरू हुआ, अगर वो, इसमें आज भी कह रहा हूँ, अगर वो कह दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग हमने वापस ले ली है तो मैं यात्रा का विरोध बंद कर दूंगा। अब मुद्दा आता है कि जो पाखंड है, आडंबर है, उसका तो हम विरोध हमेशा से करते आए अपने स्तर पे। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री का मामला इस लेवल पे भी आ गया है, तो अब हमने तय कर लिया कि हम कोर्ट में उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे कि इनका आडंबर और पाखंड बंद होना चाहिए। मेरी एक चुनौती है और आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से दिल्ली में कल जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो मृतक हो गए हैं उनके परिजनों को और जो घायल हुए हैं उन सब के लिए मैं अपनी सांत्वना देता हूं और अपनी एक तरह से दुख है उसको प्रकट करता हूं। लेकिन साथ में ये सवाल भी पूछता हूं, धीरेन्द्र तो वहीं थे, वहीं से निकल रहे थे, वो वहीं से निकल रहे थे, तो एक पर्ची नहीं निकाल सकते थे? अगर इतनी ही पर्ची निकालने में विश्वास है तो सबसे पहले सुबह जग के सुबह 5 बजे एक पर्ची निकाल लिया करें कि आज हमारे राष्ट्र में कोई खतरा तो नहीं है, कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है, कोई ब्लास्ट तो नहीं है, कोई ट्रेन दुर्घटना तो नहीं है, कोई फ्लाइट दुर्घटना तो नहीं है, कोई बड़ी घटनाएं तो नहीं होने वाली जिससे राष्ट्र की शांति बिगड़े। तो दिखा दिया करें तो हम मान लेंगे कि वो पर्ची निकालते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आदमी कहता है हेलो डियर रावण क्या हाल है, एक वीडियो आपने देखा होगा, हनुमान जी से भी उनकी बात होती है फोन पे, तो ऐसे आदमी को सुरक्षा की जरूरत है क्या? ऐसे आदमी की सुरक्षा तत्काल हटाना चाहिए गृह विभाग को, तत्काल प्रभाव से। तो ऐसे आडंबरी पाखंडियों की दुकानें जितनी जल्दी बंद हो उतना देश के लिए अच्छा है उनके। लेकिन दामोदर जी, कुछ लोग हैं कहते हैं कि हमें बागेश्वर धाम से आराम मिलता है। सैकड़ों जो कैंसर के पेशेंट हैं या तमाम जो परेशान लोग होते हैं वो बागेश्वर धाम जाते हैं और उनका मानना है कि हमें आराम मिलता है। ये सब जो है इस तरह की बयानबाजी जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ की जाती है, उन्हें पाखंडी बताया जाता है, ये सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए की जाती है। मैं ये समझता हूँ भाई कि नेचुरोपैथी हो या योग हो, ये जो प्रैक्टिस होती हैं उनसे आराम मिलता है। किसी आबा बाबा के जाने के यहाँ से किसी को कोई आराम नहीं मिलता। आपने भी देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जितने भी लोग जाते हैं वो अपनी समस्या लेके जाते हैं और उसी का प्रदर्शन खुले मंच से किया जाता है। क्या आपने देखा कि वहाँ हजारों लोग खड़े होकर कह रहे हों कि मेरा टीबी, मेरा कैंसर, मेरी फलानी बीमारी, मेरी ढिकानी बीमारी ठीक हो गई? नहीं कहते, नहीं कहते। सिर्फ ये एक माइंड रीडिंग की कला है, ये एक ट्रिक है जिसको बहुत आसानी से बहुत सारे लोग करते हैं। एक नौजवान लड़की हैं,
मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ वो भी हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो माइंड रीड कर लेते हैं। आपको देख के समझ जाएंगे कि आप अगला सवाल क्या पूछने वाले हो। तो जब अब इनके पास सामने आदमी पहुंचता है, जिसकी भी पर्ची ये निकाल देते हैं, जिसका रिकॉर्ड पहले से होता है, और वो जब सामने पहुंच जाता है तो फिर उसका माइंड रीड करके बता देते हैं कि तुम इन समस्याओं को लेके आए हो, जाओ इतनी परिक्रमा कर लेना, इतनी बार दरबार में आ जाना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। उनको भी तो खड़े करो जिनकी समस्याएं दूर हो गई। 1 लाख लोग खड़े कर सकते हैं अगर समस्याएं दूर कर दी होंगी तो, क्यों नहीं कर सकते? ये सब आडंबर है, पाखंड है। इंसान जब परेशान होता है तो उसको लगता है कुछ चमत्कारिक शक्ति आ जाए, मुझे ठीक कर जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि योग करें, प्राणायाम करें, नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करें, अपनी प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल करें, एलोपैथी का इस्तेमाल करें, उपचार कराएं। उसकी आवश्यकता है। कहीं आबा बाबा के जाने से छूने कोई चक्कर में ना पड़े, तो नुकसान हो रहा है इस देश का। ये एक और बड़ा अपराध कर रहे हैं ऐसे लोग। कई लोग इनके पास जा जाके बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के चक्कर में इनके चक्कर काटते रहते हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते, और फिर उनका परिणाम बुरा आ जाता है। तो ये देखिए दामोदर यादव जी जो है बात कर रहे हैं उसमें दम तो है, क्योंकि अंधविश्वास में अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी बीमारी बढ़ जाए। इसलिए इस पर आप अगर दर्शक देख रहे हैं तो इस पर विशेष बात पर ध्यान दें। अगर आपको कोई बीमारी है तो आबा बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपना टाइम से इलाज कराएं। होकर आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत कैसे आई है? ये हिम्मत संविधान ने दी है, सच्चाई ने दी है, माँ बाप के डीएनए से मिली है, और ये हिम्मत रहेगी। जहाँ तक बात अटैक की है, अटैक तो कभी भी हो सकता है, मेरे ऊपर भी हो सकता है। जब पाखंड और आडंबर और इस तरह की चीज़ों के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको खतरा तो बना ही रहता है। तो ये मोहन यादव जी और इनकी सरकार जाने, अमित शाह जी जाने कि अगर कोई सुरक्षा नहीं मिली? अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन चूंकि मैं चंबल का आदमी हूँ इसलिए डरता नहीं हूँ, खुद सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। लेकिन बेहतर होता कि सरकार देती, और नहीं देना सरकार को ना दे। मैं तो आपने सरकार से मांग? देखिए, ये अधिकारियों से मेरी बात होती रहती है, अधिकारियों का कहना भी है, मेरे हर मूवमेंट पे उनकी नज़र भी है। जब नज़र है तो उन्हें पता होगा कि मुझे खतरा है कि नहीं। मैंने ये जरूर बता दिया था कि इस मोबाइल पे धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ चेलों ने कुछ रील्स बना के डाल दिए कि फला फला नंबर पे व्यक्ति को बताओ ये महाराज का अपमान कर रहा है। तो 1000 कॉल आते रहते हैं और धमकी भरे कॉल आते रहते हैं। ये सब हमने डीजीपी एडीजीपी सबको बता दिया है। अब उनका विषय है, बाद भी आपको सुरक्षा नहीं? अभी तक सुरक्षा हमें कुछ नहीं दी गई। अब सरकार देख ले, ऐसी आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश करवाना चाहती है, या ऐसी आवाज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत और उनकी जिम्मेदारी के तहत उन्हें सुरक्षा देना चाहिए, उनका विषय है। पर मैं सुरक्षा के लिए ना तो गिड़गिड़ाऊंगा और न सुरक्षा की वजह से, न भय की वजह से रुकने वाला हूँ, क्योंकि मैं भयभीत होता नहीं, ताकत से लड़ूंगा, संविधान का राज लाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ दामोदर सिंह यादव जी। देखिए कितनी मुखरता से उन्होंने बात रखी। मैं आपको बता दूं उनके बारे में थोड़ा सा, ये कांग्रेस पार्टी में भी रहे और तमाम बड़े पदों पर रहे। कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष से लेकर पिछड़ा वर्ग में भी इन्होंने जो है उसमें अपना दायित्व निभाया और कई लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी में जोड़ा भी। लेकिन भाई साहब, आपने इतनी मेहनत करी कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन क्या वजह रही कि आप टिकट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है और कांग्रेस सामंतवादी पार्टी है। बहुत देर से समझ में आया, तब तक मेरा और मेरे अपने लोगों का बहुत नुकसान हो गया। और मेरे जीवन के, राजनीतिक जीवन का जो सबसे गलत फैसला है वो कांग्रेस में जाने का फैसला था। अगर मैं कांग्रेस में नहीं गया होता तो और शुरू में ही अम्बेडकरवादी विचारधारा में काम करना शुरू कर चुका होता, जो कि विचारधारा तो शुरू से है। मैं इकलौता ऐसा शख्स हूँ जिसने मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ, जीतू पटवारी, दिग्विजय से लेके सारे लोगों से जय भीम बुलवा लिया मंच पे बिठाल के, और हाथ उठा के जय भीम बुलवा लिया। अच्छा, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके कह मतलब आप जो अंबेडकर जी को मतलब लायक? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नहीं, कांग्रेस ही जय भीम बोलने में कष्ट करते थे, आजकल बोलने लगे हैं हम लोगों की सक्रियता को देखते हुए। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी गैर संवैधानिक यात्रा निकल रही, क्या पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के बोले क्या? राहुल गांधी जी किताब लेके रोज घूमते रहते हैं, इसी पचमढ़ी में आके मध्य प्रदेश में आके चले गए, क्या बोले क्या कि यहाँ का एक तथाकथित बाबा ये गैर संवैधानिक यात्रा कर रहा है? तो कांग्रेस का असली चेहरा आपको भी अब पता चल गया होगा। हमें भी उम्मीद थी, जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आदरणीय खड़गे साहब कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे। लेकिन जब पिछले बार को 132 टिकट देने चाहिए थे तो 64 टिकट दिए। तो इस पर हमारी लड़ाई हुई, इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा। जो हमारा हक खाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको बेनकाब करेंगे, इसलिए कांग्रेस को बेनकाब किया। मुझे ऐसा लग रहा है आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि शायद जो ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की यात्रा? 100%। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने याद दिला दिया। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब इस देश में लागू हुई थी तो अडवाणी निकल पड़े थे, अडवाणी जी आदरणीय,
और इसलिए कि वो मंदिर के नाम पे पूरे ओबीसी को इकट्ठा करके उन्होंने उनका ध्यान बांट दिया था। उनकी प्रायोरिटी पे, ओबीसी की प्रायोरिटी पे मंदिर आ गया था। अब इस समय जो आंदोलन हमारे लोग कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की भी बात हो रही, मध्य प्रदेश में आरक्षण देने की भी बात हो रही है, तो फिर डाइवर्ट कैसे किया जाए लोगों का ध्यान? तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को निकाल दिया यात्रा निकालने के लिए। लेकिन अब उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। अब ओबीसी के लोग भी जाग गए हैं और SC ST के साथ भाई बन के खड़े हैं। तो देखिए, ओबीसी के लोग जाग गए हैं और काफ़ी कुछ जानकारी मुझे दामोदर सिंह यादव जी से मिली है। तो वन इंडिया हिंदी के लिए मैं LN मालवी, कैमरा पर्सन सोनू मालवी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.